हेलो बच्चों, आज है चैप्टर 6 ट्रायंगल का लेक्चर 3 क्लास 10th। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। ठीक है, तो इनके पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था दो बहुभुजों का समरूपता क्या होता है। आज हम बताएंगे दो त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला है क्या, उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। इसका कहने का मतलब क्या है, दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो क्या है, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। एक ही अनुपात में कहने का मतलब ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ और एफ और ए सी बटे डी एफ। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है, समान कोणिक त्रिभुज। यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण समान हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहा जाता है। यही एग्जांपल ले लीजिए ट्रायंगल का, इनका संगत कोण समान है तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समान कोणिक त्रिभुज। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समान कोणिक त्रिभुज क्या है तो आप बताइएगा, बोलिएगा यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे। उन्होंने क्या कहा, दो त्रिभुजों के बारे में, दो समान कोणिक त्रिभुजों के बारे में क्या कहा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। मतलब अगर कोई दो समान कोणिक त्रिभुज है, मतलब कि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है ना, यही वाला आप बताएं, यही वाला कंडीशन होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है थेल्स का प्रमेय। ठीक है, जिसको हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। तो थेल्स का प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले एक कक्षा 9 में थ्योरम है, थ्योरम प्रमेय 9.2, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हम लोगों को थेल्स का प्रमेय को प्रूव करने में बहुत ये वाला पढ़ना जानना जरूरी है कि थेल्स का प्रमेय कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले देखिए क्या कर रहा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मतलब ये आधार है, ठीक है, और इस आधार के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या इस प्रमेय का कहने का मतलब है, जब इसको एक पॉइंट यहाँ देते हैं, एक पॉइंट यहाँ देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे ये खींचते हैं, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, और फिर इसको यहाँ लेते हैं, तो एक ही आधार को मानकर और एक समांतर रेखा के बीच में जितना भी ट्रायंगल स्थित होगा ना, सब क्षेत्रफल में बराबर होगा। मतलब आप यहाँ से खींचिए, यहाँ लेके चलिए, मतलब जितना भी ट्रायंगल होगा ना वो क्या होगा, क्षेत्रफल में बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल सब बराबर होगा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं थेल्स का प्रमेय प्रूव करेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, क्या थेल्स का प्रमेय है यानी बीपीटी, उसी को बीपीटी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चलिए थेल्स थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी, बी का मतलब होगा बेसिक, पी का मतलब हुआ प्रोपोर्शनैलिटी, टी का मतलब थ्योरम। ठीक है, ये शॉर्ट नाम में बीपीटी नाम से भी बहुत फेमस है। ठीक है, और ये थेल्स एक हमारे गणितज्ञ थे, यूनानी गणितज्ञ, उन्होंने ही ये प्रमेय 6 पॉइंट दिया है। उन्होंने क्या बहुत अच्छा बात कहा है, कोई बढ़िया बात कहा है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए हम लोग देखते हैं। कहा है प्रमेय 6.1 क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, किसी त्रिभुज में, पहला बात तो है त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब मान लेते हैं इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजा क्या हो गया, ए बी और ए सी हो गया। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लेते हैं ए बी को इस बिंदु पर काट रहा है और ए सी को इस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है, काट रहा है, तो एक रेखा खींची जाए,
प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, चलिए एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं, एक रेखा ड्रॉ कर दिए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसको डी और ई नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अगर ये इसके समांतर हो जाए, अगर बी सी समांतर डी हो जाए तो कहता है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजा क्या है, ए बी ए सी, तो क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी का। यही थेल्स थ्योरम का कहना यही है, अगर आप बी सी पैरेलल मतलब बी सी समांतर डी है तो उसका जो भुजा का अनुपात जो है वो समान रहता है, मतलब ए डी भुजा ए डी बटी डी बी और बराबर रहेगा ए ई बटे ई सी का। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। पहला बात है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और डी ई पैरेलल बी सी का है। जो बात थेल्स प्रमेय द्वारा कहा गया है वो बात हम लिखे हुए हैं। क्या ए दिया, पहले लिखना है, यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है तथा डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना दिया गया था थ्योरम में। और कहा गया था हम लोगों को क्या सिद्ध करना था उसका भुजा का अनुपात जो है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी एक ही अनुपात में होता है। तो क्या है, ए डी बटे क्या प्रूव करना है हम लोगों को, ए डी बटे डी बी बराबर होगा क्या, ए बटे ई सी का। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों को कुछ रचना करना पड़ेगा, रचना। ठीक है, जो रचना हम लोग करेंगे वो रचना यहाँ लिखेंगे। क्या करते हैं, पहले हम लोग ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसका नाम देते हैं एन। ठीक है, और डी से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे दें, इसका नाम दे देते हैं क्या, एम। ठीक है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या इसमें करते हैं हम लोग, बी को ई से मिला देते हैं, चलिए ड्रॉ कर देते हैं, चलिए मिला दिए, और सी को बी डी से मिला देते हैं, चलिए मिला दिए। ठीक है, तो आपने रचना में क्या किया, तो यहाँ पे लिखिए क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर हुआ किसका, ए डी पर, और आपने क्या किया, डी एम परपेंडिकुलर कराया ए ई पर, मतलब ए ई खींचा। ठीक है, और आपने क्या किया, बी ई एवं सी डी को मिलाया। इतना करने के बाद आप चलिए अब हम लोग प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना है प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग पहले हम बात कर लें, आपको हम एक चीज़ बता दें कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अगर हम लोग कहेंगे इसका एरिया निकाल लें और आधार आपको ये रखना है, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको आधार ये रखना है, ठीक है ना, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका, इसको ऐसे मान लीजिए, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी एस, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ गुना आधार कितना हो गया, क्यू आर गुना पी एस। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आधार उसी को लेंगे जिस पे परपेंडिकुलर डाला होगा, ऊंचाई डाला होगा। ठीक है, अगर हम लोग पी क्यू आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा, इससे इसके बीच की दूरी। अगर हम लोग आधार ये लेते हैं तो उनको ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा, पी एस। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए त्रिभुज ट्रायंगल ए डी ई में चलिए, ट्रायंगल ए डी ई में क्या होगा, चलिए हम लोग ऊपर चलिए प्रूफ हम लोग यहाँ से देख रहे थे, ये मिटा देते हैं, यहाँ तक हम लोग ट्रायंगल ए डी ई में है। ट्रायंगल ए डी ई मेरा कहाँ है, ए डी ई। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ
यहाँ पे मेरा आधार क्या है, अगर आधार हम लोग AD लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगा, EN होगा, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर हम ऊंचाई EN लेते हैं तो आधार AD होगा, ऊंचाई EN लेते हैं तो आधार AD होगा। ऐसा नहीं करना है। देखिए मेरा ऊंचाई हम लोग E से N तक ले रहे हैं तो ये किस पे परपेंडिकुलर है, AD पे, तो मेरा आधार AD हो जाएगा। अगर हम लोग AE अगर आधार लेते हैं तो इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो उसी प्रकार क्या है, हम लोग फिर दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, BDE मेरा कहाँ है, BDE, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये ट्रायंगल का अगर ये यहाँ पे मिटा दें क्या होगा, ट्रायंगल BDE। अब आपको एक चीज़ याद होगा, यहाँ पे एक चीज़ याद होगा, ठीक है, BDE ये क्या है, अधिक कोण है, ठीक है ना, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में आपका क्या होता है, आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, DB, नहीं आपका ऊंचाई हो जाएगा EN, आधार क्या हो जाएगा DB, आधार क्या हो जाएगा आपका DB। देखिए कैसे होगा आपका, देखिए जब ये ट्रायंगल आपका देखिए कैसा बना हुआ है, ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है ऐसा 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 बना हुआ है और ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ABC, नहीं यही वाला नाम दे दीजिए आप। यहाँ ये वाला क्या है आपका, ये आपका है E, ये आपका है D, ये आपका है B, ठीक है ना। देखिए ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी अधिक कोण है। उसके लिए अगर हम लोग आधार को DB मानते हैं तो इसका मतलब है कि इस पे ऊंचाई क्या मानना पड़ेगा, इस पे परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर खींचिएगा, यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर आएगा। जब ऊंचाई लिया जाता है ऊपर से नीचे लिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा क्या, EN, N मान लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, अगर आधार DB लेते हैं ऊंचाई क्या होगा, EN हो जाएगा। अगर आधार आप DB लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। उसी प्रकार लिखे हैं ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार क्या है मेरा, अगर DB लेते हैं ऊंचाई EN लेना पड़ेगा, अगर आधार DB लेते हैं तो ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा, EN लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, जब कीजिएगा तो क्या होगा, एरिया को शॉर्ट में से लिखते हैं, एरिया ADE बट डिवाइड एरिया BDE। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एरिया ADE क्या हो जाएगा, हाफ गुना AD गुना EN अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ गुना DB गुना EN, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल और EN से EN कैंसिल, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर AD बटे DB, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एरिया ADE बटे एरिया BDE इक्वल टू क्या होगा, AD बटे DB। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या। उसी प्रकार हम लोग फिर चलेंगे ट्रायंगल ADE में, इसी ट्रायंगल में चलना है ADE में। तो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ से अगर आप ऊंचाई DM ले रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, AE। ऊंचाई अगर DM ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा, AE, ठीक है। तो वही लिखे हैं हाफ गुना AE गुना DM, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रकार हम लोग ट्रायंगल चलेंगे CDE। देखिए CDE आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया, इस लाइन को मिला दीजिए और इसको मिटाइए। देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका CDE। अगर आप यहाँ पर ऊंचाई, अगर आप यहाँ पर EC अगर हम लोग आधार ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस आधार पर परपेंडिकुलर जो डाला गया वो ऊंचाई हो जाएगा मेरा। इस आधार पर क्या डाला गया, परपेंडिकुलर यहाँ डाला गया है, तो DM इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी अधिक कोण है, इसीलिए ऊंचाई इसका बाहर होता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का ऊंचाई जो है वो ट्रायंगल के अंदर होता है। तो क्या होगा, समीकरण 4 और 5 को फिर डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा, एरिया ADE एरिया CDE। जब डिवाइड करेंगे तो क्या, यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ DM से DM कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, AE बटे बराबर AE बटे EC। समीकरण 5 समीकरण 6 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, समीकरण 6 मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग, चलिए इसके बाद क्या है, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE एक ही आधार DE पर है। देखिए ट्रायंगल BDE कहाँ है मेरा, ट्रायंगल BDE कहाँ है मेरा, BDE ये वाला ट्रायंगल है, इसका आधार क्या है, DE है। फिर ट्रायंगल CDE कहाँ है,
CDE, इसका भी आधार DE है, दोनों का आधार DE है। और क्या है, और समांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है। BC और DE क्वेश्चन में ये हम लोगों को दिया गया था कि BC और DE समांतर है, उस दोनों के बीच में ये ट्रायंगल स्थित है, ट्रायंगल BDE और CDE। तो एक थ्योरम हमें बताए थे इसके पहले, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच दो ट्रायंगल हो और उसका आधार एक ही हो तो उस दोनों का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब आप याद कीजिए समीकरण 3 हम लोगों का क्या आया था, इस साइड में हम लिखते हैं समीकरण 3 क्या आया था, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE क्या आया था मेरा, AD/DB, यही आया था। ये मेरा समीकरण 3 था। अब यहाँ से देखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से जब मेरा BDE का क्षेत्रफल बराबर है CDE का क्षेत्रफल का, तो हम लोग BDE के बदले हम लोग BDE के बदले हम लोग CDE रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसके बदले हम लोग ये रख सकते हैं। समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, एरिया ADE अपॉन एरिया, देखिए BDE है, BDE के बदले हम लोग CDE रखते हैं, CDE ये बराबर हो जाएगा किसका, AD/DB का। इसको समीकरण 6 के बाद मान लीजिए 7, ठीक है, 6 के बाद क्या मान लीजिए 7। अब देखिए समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 एवं 7 से अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए समीकरण 6 एवं 7 से, मैं समीकरण 6 कहाँ है, समीकरण 6 आपका ये रहा, 7 ये रहा। ये दोनों समीकरण को आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, RHS दोनों का बराबर है, यानी एरिया ADE बटे एरिया CDE, इसमें भी है एरिया ADE बटे एरिया CDE। जब आपका RHS बराबर है तो आपका ये LHS भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AD/DB इक्वल टू AE/EC। देखिए हम लोगों को यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, मेरा थेल्स का थ्योरम प्रूव हो गया, PROVED, ठीक है ना। तो मेरा थेल्स का थ्योरम प्रूव। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए क्या क्या है। एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ। आपका यहाँ पे क्या था, पहले लेना है ट्रायंगल एरिया ADE, क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार, अगर ऊंचाई आप EN ले रहे हैं तो आधार AD लेना पड़ेगा, अगर आप ऊंचाई EN ले रहे हैं तो आधार क्या लेना पड़ेगा, AD। तो क्या होगा, AD गुना EN, डिवाइड करना है क्या था, BDE, एरिया BDE, ये क्या हो जाएगा, हाफ गुना। अब यहाँ पे देखिए अगर आप आधार DB ले रहे हैं तो इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है हाइट यानी EN, आपको ऊंचाई ये लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो आपका जो ऊंचाई वो ट्रायंगल के बाहर ही आएगा। देखिए ये वाला समझ लीजिए, ये है, ये ट्रायंगल इस प्रकार है, ठीक है ना। जब आप ABC, जब आप इसका एरिया निकालिएगा तो आप, अगर आप BC इसका आधार ले रहे हैं तो आपको ऊंचाई ये लेना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा और ये लाइन को आगे ड्रॉ करने पर N लेना पड़ेगा और आपको ऊंचाई ये लेना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर आधार आप मान लेते हैं, अगर BD लेते हैं, BD तो क्या ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ से आप ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये मेरा ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बच गया मेरा, AD/BD, ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखिए क्या लेंगे, एरिया ADE, फिर हम लोग ADE का एरिया लेंगे और यहाँ पे लेंगे एरिया CDE। एरिया ADE क्या है, हाफ गुना, यहाँ पे पहले क्या लिए थे, आधार हम लोग AD लिए थे तो ऊंचाई EN हुआ था, अब की बार हम लोग आधार को AE लेंगे, अगर AE लेंगे तो क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, ऊंचाई DM हो जाएगा। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, हाफ गुना, अगर हम लोग आधार EC ले रहे हैं तो क्या ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, आधार EC ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। अगर आधार हम लोग EC लेते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ये भी आपका देखिए
हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल। यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा AE बटे EC। अब हम लोग एक थ्योरम क्या पढ़े थे, अगर दो त्रिभुजों का आधार एक ही रहे और आधार जो है उसके समांतर एक रेखा के बीच में वो ट्रायंगल स्थित रहे तो दोनों का जो है क्षेत्रफल में बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब देख लीजिए एक बार समझ लीजिए, ये आपका मान लीजिए ऊपर में ये आधार है। अब इस आधार को आप फिक्स कर दीजिए, इस आधार को आप फिक्स कर दीजिए और ये इसके समांतर है, ये इसके रेखा के समांतर है, तो इसके बीच में आप ट्रायंगल खींचिए, यहाँ ट्रायंगल खींचिए, ठीक है ना। फिर इस आधार से हम रखिए, यहाँ खींचिए, फिर यहाँ खींचिए, फिर यहाँ खींचिए, यहाँ खींचिए। तो इस दोनों के बीच में जितना भी ट्रायंगल अगर आप आधार फिक्स करके बनाते हैं तो सब का एरिया जो है समान होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग BDE और CDE का बात करें, आधार एक ही है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे BDE के बदले क्या आ जाएगा, CDE आ जाएगा। देखिए हम काट के हम कर देते हैं CDE। जब ये दोनों इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC का। चलिए ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए अगला थ्योरम क्या है, इस थ्योरम को कहेंगे थेल्स का विलोम। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा इसलिए साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पर थेल्स का विलोम। इसको थेल्स का विलोम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये थेल्स का उल्टा है, ये थेल्स का उल्टा है। देखिए ये थ्योरम क्या कर रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाए ये, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो मान लेते हैं ये दो भुजा है, इस दो भुजाओं को ये रेखा जो है ना समान अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका नाम दे देते हैं D और E, DE नाम देते हैं। तो उसके बाद क्या है, वह तीसरी भुजा का समांतर होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर AD बटे DB बराबर है AE बटे EC का। ठीक है ना, ये आपको दिया है और प्रूफ क्या करना है, वो तीसरी भुजा का समांतर है। तो ये लाइन जो है DE ये तीसरी भुजा BC के समांतर है। ठीक है, तो हम लोग थेल्स का थ्योरम क्या था, आपको DE पैरेलल BC ये दे दिया रहता था और आपको कहता था क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, लेकिन ये जस्ट इसके अपोजिट है, इसलिए इसको कहते हैं थेल्स का विलोम। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्या इसका प्रूफ है। चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है, जो जो दिया गया है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन त्रिभुज में अगर प्रूफ करने वाला रहेगा तो पहले उसमें जो दिया रहेगा वो लिखना है, फिर आपको प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। अगर उसमें आप रचना किए हैं तो रचना के बारे में लिखना है, उसके बारे में आपको रचना के बाद आपको उसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हमने लिखा है, क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, DE ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB और AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। तो DE है, ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB और AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC का। ठीक है ना, तो दो भुजाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है D और E कि क्या होता है, AD बटे DB बराबर होता है AE बटे AC का। ठीक है ना, तो हमको प्रूव करना है क्या, DE पैरेलल है BC का, DE पैरेलल है BC का। तो प्रूफ क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं यदि संभव हो तो माना कि DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है। हम मान लिए यदि संभव हो तो DE BC के समांतर नहीं है, तब D से BC के समांतर, तब D से BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को F पर काटती है। AC को अगर DE BC के समांतर नहीं है तो एक हम ऐसा रेखा खींचेंगे, एक हम लोग ऐसा रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं। ठीक है ना, ये रेखा क्या है, अगर ये इसके समांतर है क्या है, इसको F मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग वही लिखे हैं क्या, तब D से BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को F पर काटती है, जो AC को F पर काटती है। देखिए अब आपका यहाँ क्या आ गया, अगर DF पैरेलल आ गया BC का, हम लोग मान लिए कि DF पैरेलल है BC का, तो देखिए यहाँ पे थेल्स की प्रीमिस से क्या हो जाएगा आपका, थेल्स के प्रीमिस से, ठीक है ना, उसके ऊपर लिखिएगा क्या है, DF पैरेलल है BC का, DF पैरेलल है BC का। तो थेल्स के प्रीमिस से क्या होगा, इसके भुजा का अनुपात समान रहेगा, यानी AD बटे
AD बटे DB बराबर है क्या, AF बटे FC का, AF बटे FC का, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे दिया गया है में लिखे थे, क्या दिया गया था, AD बटे DB बराबर है, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC का। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा आप, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 एवं 2 से देखिए RHS आपका बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, AF बटे FC बराबर है आपका क्या, AE बटे EC का, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ इसमें एक ऐड कर देते हैं, AF बटे FC प्लस 1 इक्वल टू AE बटे EC प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, FC यहाँ से क्या हो जाएगा, AF प्लस FC इक्वल टू EC AE प्लस EC। AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC पूरा क्या है, AC है मेरा, तो AC बटे FC हो जाएगा। उसी प्रकार AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC क्या है, ये भी क्या है मेरा, AE प्लस EC क्या है, AC है मेरा, AC बटे EC। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये कट गया आपका, तो क्या बचा, EC को इधर कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, EC बराबर FC। क्या निकला आपका, EC बराबर FC। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, EC बराबर FC, मतलब कि EC का जितना लंबाई है उतना ही FC का है, EC का जितना लंबाई है उतना ही FC का है। ऐसा है तो क्या बोलेंगे, F और E एक ही बिंदु है। जब दोनों का लंबाई समान है तो ये वाला बिंदु यही होगा, कहीं नहीं होगा, E और F एक ही जगह होगा, ठीक है ना। तब ना मेरा EC बराबर FE है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F और E एक ही बिंदु है। अगर एक ही बिंदु है तो क्या DE और DF एक ही रेखा है, D एक ही रेखा है ना। जब ये वाला ये डिस्टेंस EC डिस्टेंस बराबर है FC डिस्टेंस का, मतलब ये F वाला यही होगा, F वाला यही होगा। इसका मतलब क्या है, DE मेरा DE रेखा DF रेखा है, DE रेखा DF रेखा। तो हम लोग क्या मान के चले थे, यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ क्या मान के चले थे, DF पैरेलल है BC का, DF पैरेलल है BC का, ये मान के चले थे। अगर DF पैरेलल है BC का तो जब F और E एक ही बिंदु है तो DE भी पैरेलल होगा BC का। यहाँ पर लिखना है तब DE भी पैरेलल होगा BC का। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझे होंगे, EC बराबर FC है तो दोनों का जब डिस्टेंस बराबर है तो इतना समझ लीजिए, E बिंदु F बिंदु जो है वो E पे बिंदु पे होगा, F बिंदु है वो E पे बिंदु होगा, यही लिखें, F और E एक ही बिंदु है। अगर दोनों बराबर हो गया तो F और E एक ही बिंदु है। उसके बाद क्या लिखेंगे, D और DF एक ही रेखा है, इसका मतलब कि रेखा भी एक ही है। उसके बाद हम लोग क्या मान के चले थे, DF पैरेलल है BC का। अगर DF पैरेलल है BC का और DF और DE एक ही रेखा है, इसका मतलब DE पैरेलल भी होगा BC का। चलिए हम लोग यहाँ पर थेल्स का विलोम और थेल्स का थ्योरम दोनों कंप्लीट कर लिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से प्रश्नावली बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमको सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेट मिलेगा ताकि हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप लोगों को तक पहुंचा सके। धन्यवाद।